4 जनवरी 1912 को रॉबर्ट स्कॉट के दो ग्रुप 87 डिग्री साउथ पर पहुंचे। रॉबर्ट स्कॉट ने अनाउंस करा कि अब वो सिर्फ 4 आदमियों के साथ ही आगे बढ़ेंगे, विल्सन, बोवर्स, ओट्स और एडगार इवांस। बाकी 3 लोग सप्लाई डिपो पर वापस चले गए। 5 लोगों का यह ग्रुप एंटार्क्टिका की हड्डियां कड़का देने वाली ठंड को झेलते हुए 17 जनवरी को वहां पहुंचा जहां पहुंचने के लिए इसने इतनी मुश्किलों का सामना किया था। लेकिन वहां पहुंचकर जो इन्होंने देखा, उसे देखकर इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहां पर नॉर्वे का फ्लैग लगा हुआ था और रोल्ड एमेंडसन का टेंट लगा था, जिस पर एक लेटर था जिस पर 18 दिसंबर की डेट डली थी। यानी कि स्कॉट एमेंडसन से लगभग 1 महीना बाद वहाँ पहुँचे थे। एंटार्क्टिका की सर्द भरी कड़ाके की ठंड से ज़्यादा भयानक था वो पल। स्कॉट ने अपनी डायरी में लिखा, जो सबसे बुरा होना था वो हो चुका। जितने भी हमारे सपने थे अब वो सब टूट चुके हैं। अब ये जगह एक भयानक जगह है। जिस मंजिल को पाने के लिए वो निकले थे, उससे अब वो चूक चुके थे। टूटी हुई हिम्मत बटोरकर स्कॉट की टीम ने 19 जनवरी को वापस 1387 किलोमीटर दूर अपने सप्लाई पर जाने का फैसला किया। स्कॉट ने अपनी डायरी में लिखा कि यह जर्नी भयानक रूप से थकाने वाली और उदासी से भरी होने वाली है। मौसम खराब होने के बावजूद स्कॉट की टीम ने 7 फरवरी तक 300 मील पैदल चलते हुए पोलर प्लेट्यू को पार किया। अगले कुछ दिनों तक बियर्डमोर ग्लेशियर की 100 मील की उतराई के बाद एडगार इवांस की तबीयत खराब होने लगी। 23 जनवरी तक उनकी हालत बिगड़ गई और 4 फरवरी को वो लगभग बेहोश हो गए। 17 फरवरी को बियर्डमोर ग्लेशियर के आखिर तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। रॉस आइस शेल्फ तक पहुंचने में अब भी 400 मील का सफ़र तय करना बाकी था। टीम के सदस्यों की खराब हालत, बिगड़ता मौसम, भूख और कमज़ोरी के बावजूद ये लोग चलते रहे। स्कॉट का शिप टैरा नोवा इससे पहले फरवरी के शुरुआत में ही केप इवांस पहुंच चुका था। शिप पर मौजूद एटकिंसन को प्लान के मुताबिक डॉक्स टीम के साथ स्कॉट को ढूंढने के लिए निकलना था, लेकिन उन्होंने सप्लाइज को अनलोड करना पहले ठीक समझा। एटकिंसन ने जब साउथ की तरफ बढ़ना शुरू करा तो उन्हें स्कर्वी से पीड़ित एडगार इवांस मिले, जिन्हें अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। स्कॉट ने एटकिंसन को पहले ही ऑर्डर दिया था कि वो उन्हें 1 मार्च तक 82 डिग्री लैटिट्यूड पर मिले, लेकिन एटकिंसन ने स्कॉट के ऑर्डर के उलट चेरी जेरार्ड नामक व्यक्ति को भेजा, जो कि एक शॉर्ट साइटेड व्यक्ति था और नेविगेशन करने में कैपेबल नहीं था। साउथ पोल से वापसी की जर्नी में स्कॉट और उनकी टीम 82 डिग्री साउथ पर पहुंचे और डॉक्स टीम का इंतजार करने लगे। वो 3 दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे। स्कॉट ने अपनी डायरी में लिखा कि वो डॉग टीम से मिलने की अपनी पॉसिबिलिटीज़ पर विचार कर रहे थे। अगर टीम आ जाए तो वो अगले सेफ्टी डिपो तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें इस पर शक था। 2 मार्च तक इंतजार करते हुए ओट्स फ्रॉस्टबाइट से पीड़ित हो गए। उनके पैरों की उंगलियां अब ठंड से गलने लगी थी। सामान को ढोने में वे मदद नहीं कर पा रहे थे। स्कॉट ने अपनी डायरी में लिखा कि ओट्स ने खुद ही टेंट को छोड़ दिया और एंटार्क्टिका की बर्फ़ में गुम होने से पहले उन्होंने अपने आखिरी शब्द बोले थे, मैं बस बाहर जा रहा हूँ और शायद फिर कभी। 32 किलोमीटर पैदल चलने के बाद स्कॉट के पैरों की उंगलियां भी गलने लगी। तीनों आदमियों ने अपना फाइनल कैंप 1 टन डिपो से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले लगाया। अगले दिन बर्फ़ का तूफान शुरू हो गया और वो तूफान अगले 9 दिनों तक लगातार चलता रहा। उनके पास जितना भी खाने का सामान था वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। स्कॉट और उनके साथियों ने अपने आखिरी फेयरवेल लेटर लिखने शुरू कर दिए। 16 मार्च को स्कॉट ने सर एडगार स्पेयर को लेटर लिखा। स्कॉट के दिमाग में लगातार एक शक घर कर रहा था कि शायद डॉग टीम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अपने इस शक पर काबू पाते हुए उन्होंने लिखा, हम काफ़ी करीब पहुंच गए थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने उसे मिस कर दिया। मैं इसका दोष किसी को नहीं देना चाहता और मैं आशा करता हूँ कि ये साबित करने की कभी भी कोशिश नहीं की जाएगी कि हमें सपोर्ट नहीं मिला। स्कॉट ने अपनी डायरी में 29 मार्च को अपने आखिरी शब्द लिखे। आखिरी एंट्री, भगवान के वास्ते अपना ध्यान रखना। इसके साथ विल्सन और बोवर्स ने अपनी मदर को जो लेटर लिखे थे और सर जॉर्ज इगर्टन के द्वारा अपनी वाइफ और मदर के नाम जो लेटर लिखे गए थे, उन्हें भी अपनी डायरी में स्कॉट ने रख लिया। उन्होंने एक मैसेज पब्लिक के लिए भी छोड़ा, हमने खतरे उठाए जो हमने अपनी मर्जी से चुने थे, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जैसा हमने सोचा था। इसलिए आज हमारे पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन हमें नियति के आगे झुकना होगा। लेकिन हम इस पल में भी अपना बेस्ट देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। अगर हम जिंदा बचे तो शायद मेरे पास मेरे साथियों की वीरता, सहनशीलता और हिम्मत की कहानियाँ होंगी जो हर इंग्लिश मैन के दिल को हिलाकर रख देंगी। या फिर शायद
हमारे लिखे ये नोट्स और हमारी डेड बॉडीज़ उन कहानियों को बयां करेगी। 29 मार्च को या अगले दिन स्कॉट की मृत्यु हो गई। 12 नवंबर 1912 को एक सर्च पार्टी ने स्कॉट और उनके साथियों को ढूंढा। सर्च पार्टी के सदस्य ट्रिगेव ग्रैंड के मुताबिक स्कॉट के टेंट का दरवाज़ा ऊपर तक बर्फ़ से ढक चुका था। फ्रॉस्ट की वजह से उनकी स्किन पीली पड़ गई थी और किसी किसी जगह पर ट्रांसपेरेंट हो गई थी। इससे बुरा आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। स्कॉट की टीम वो पहले थे जिन्होंने एंटार्क्टिका में एक ट्री का फॉसिल ढूंढा था, जिससे यह साबित होता है कि किसी ज़माने में वो जगह घने जंगलों से ढकी हुई थी। स्कॉट और उनके साथी बर्फ़ में पूरी तरह दब चुके थे, जिस पर टेनिसन ने एक क्रॉस लगा दिया। जान हथेली पर लेकर चलने वाले ये एक्सप्लोरर्स अब हमेशा के लिए एंटार्क्टिका में ही विलीन हो चुके थे। लेकिन क्या अगर डॉग टीम सही टाइम पर पहुंच जाती तो इनकी जान बचाई जा सकती थी? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्कॉट पब्लिक हीरो बने और क्यों एमेंडसन को क्रिटिसाइज़ किया गया। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।